1865 87, ठीक है ना, ऑलमोस्ट 22 साल बाद हर्ट्ज ने, हेनरिच हर्ट्ज जर्मन फिजिसिस्ट था, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट हुई और वो जनरेट हुई और उसको उसने डिटेक्ट भी किया, पता भी लगाया कि हाँ ऐसी कोई चीज पैदा हो रही है, राइट। तो अब हम कॉन्सेंट्रेट करने वाले हैं हर्ट्ज पर। ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था दुनिया का जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को पैदा किया गया और उनको डिटेक्ट किया गया। तो कुल मिला के हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट ऑफ प्रोडक्शन एंड डिटेक्शन, प्रोड्यूस भी एंड डिटेक्ट भी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, राइट। अब आते हैं फटाफट से इसमें। इसका जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप था, ठीक है, जल्दी से हम उसको देख लेते हैं। कुछ बहुत बड़ा इसका डिस्क्रिप्शन नहीं है, बस आपने ध्यान से समझना है। आप कॉन्सेप्ट तो समझ ही चुके हैं, ऑसिलेटिंग सर्किट्स, ऑसिलेटिंग चार्जेस, राइट। तो वी हैव हियर 2 ब्रास मेटल प्लेट्स, ऐसी हमारे पास एक मेटल प्लेट्स है ब्रास की, ठीक है, ऐसे पैरेलली रखी हुई हॉरिजॉन्टली, एक प्लेट ऐसे, एक प्लेट ऐसे। इनके ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट में जो डायमेंशंस थी 40 बाई 40 की थी, ये 40 सेंटीमीटर बाई 40 सेंटीमीटर, राइट। तो 40 सेंटीमीटर बाई 40 सेंटीमीटर की ये ब्रास मेटल की शीट्स है, पैरेलल शीट्स, ठीक है, जो कैपेसिटर का रोल प्ले करने वाली है, राइट। एंड इन एक्सपेरिमेंट, ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट में इनके बीच की जो दूरी थी, ठीक है, ये डिस्टेंस इट वाज 60 सेंटीमीटर। मेरे को यहां पे, ठीक है, मैं दूरी दिखा देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये क्योंकि यहां पे डायग्राम बनेगा, ये दूरी जो है वेव्स ने ऐसे जाना है, ठीक है ना, इसलिए मेरे को थोड़ा, तो ये 60 सेंटीमीटर मैंने लिख दिया यहाँ पे। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द ब्रास मेटल प्लेट्स, राइट। यहां से इसको हम एक वायर से कनेक्ट करते हैं, थिक वायर्स होती है बेटा, ये मोटी वायर, इसको रॉड के टाइप में भी आप ले सकते हो, मोटी रॉड है, मेटालिक, ये सब कुछ मेटालिक है, ठीक है ना, या थिक वायर्स ऐसे भी बोल सकते हैं। और इन थिक वायर्स के एंड्स में एक थिक वायर्स है, ब्रास के ही 2 स्फीयर्स अटैच होते हैं, ब्रास के 2 स्फीयर्स अटैच होते हैं, राइट। और ये स्फीयर्स हैं हाईली पॉलिश्ड ब्रास से बने हुए मेटालिक स्फीयर्स, मेटालिक स्फीयर्स, राइट। इन थिक वायर्स को हम कनेक्ट करते हैं एक इंडक्शन कॉइल से, और इंडक्शन कॉइल की सेकेंडरी से S1, S2 एंड हियर P1, P2 आर द प्राइमरी एंड्स या प्राइमरी कॉइल ऑफ दिस इंडक्शन कॉइल। तो ये इंडक्शन कॉइल है, ठीक है। एक ट्रांसफार्मर का काम करती है, बाहर वाइंडिंग्स है ज्यादा टर्न्स की, अंदर वाइंडिंग्स ले लेते हैं कम टर्न्स की। जैसे ही अंदर वाली वायर में करंट चेंज किया जाएगा तो इंडक्शन हो जाएगा बाहर वाली में, एंड लार्ज ईएमएफ इज जनरेटेड इन द आउटर वायर, राइट। ये इंडक्शन कॉइल होते हैं। तो जो आउटर है वो सेकेंडरी हो गई, उसी के ही जो 2 एंड्स होंगे उसी को ही हम कनेक्ट कर रहे हैं इससे। क्या ये अच्छी तरह से क्लियर हो गया है, ठीक है, राइट। ये जो गैप होता है स्फीयर्स के बीच में, दिस गैप, दिस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 2 to 3 सेंटीमीटर। याद रखें 2 to 3 सेंटीमीटर, इतना कम गैप हम इन स्फीयर्स के बीच में रखते हैं, राइट। सो नाउ वी हैव प्राइमरी कॉइल, वी हैव सेकेंडरी कॉइल, मेटालिक स्फीयर्स, दीज आर ब्रास मेटालिक प्लेट्स। अब होता क्या है, अब मैंने अभी आपको बोला, वर्किंग आप समझते हैं जरा, अभी बोला मैंने कि सेकेंडरी में एक हाई वोल्टेज जनरेट हो जाती है, और जैसे ही चेंजिंग करंट इसमें P1, P2 में फ्लो करता है, ठीक है, P1, P2 जो है अंदर वाली प्राइमरी कॉइल ऐसे, और इसके ऊपर बड़े टर्न्स वाली, बड़े एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वाली ये सेकेंडरी कॉइल रखी हुई, ताकि कपलिंग अच्छी तरह हो जाए। तो जैसे ही अंदर वाली कॉइल से हम करंट को, चेंजिंग करंट को फ्लो करवाते हैं, तो बाहर वाली कॉइल में लार्ज ईएमएफ जनरेट हो जाता है, बिकॉज बाहर वाली में ज्यादा टर्न्स करके रखे हुए हैं, वाइंडिंग्स बहुत ज्यादा करके रखी हुई हैं, तो कम वोल्टेज जो है बहुत ज्यादा वोल्टेज बन गई, ठीक है। अब जो सेकेंडरी के अक्रॉस बहुत ज्यादा हाई पोटेंशियल जनरेट हो गया, तो अब इन गैप्स के अक्रॉस बहुत ज्यादा हाई पोटेंशियल है,
ठीक है, इतना ज्यादा पोटेंशियल हम जनरेट कर देते हैं कि अब इस गैप में जो हवा है इन दो स्फीयर्स के बीच में, जो 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर के लगभग का गैप है, इसके बीच में जो एयर होती है, ठीक है, एयर इज अ डाइलेक्ट्रिक, उसका डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाता है। उतने हाई पोटेंशियल डिफरेंस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है, उसके कारण क्या होता है, इसका डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाता है। डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इसके बीच की, इन शॉर्ट बोले तो इसके बीच की हवा आयोनाइज हो जाती है, ठीक है। तो वो हवा जब अब आयोनाइज्ड हो गई, ठीक है, गैप्स के बीच की, तो होगा क्या, ये पाथ कंडक्टिंग बन जाएगा, ठीक है। तो अब होता क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो पॉजिटिव आयन्स हैं, वो इसके बीच में ऑसिलेट करने लगते हैं। वो इसके बीच में, ये देखो ऑसिलेटिंग है सारा कुछ, एसी आ रहा है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक करंट, तो यहां पे भी चेंजिंग इलेक्ट्रिक है, तो इसकी पोलैरिटी बदलने वाली है। तो कुल मिला के इस गैप के बीच में जो वो पॉजिटिव आयन्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स हैं, पॉजिटिव आयन्स तो अपनी हैवी होते हैं, तो उतना बहुत ज्यादा एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट नहीं करते, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत जबरदस्त तरीके से इस गैप में ऑसिलेट करते हैं। और प्रैक्टिकली क्या होता है मैं बताता हूं। जैसे ही हम यहां पे की को टैप करते हैं, प्राइमरी की, तो यहां पे लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस जनरेटेड होने के कारण यहां पे एक स्पार्क ऐसे रखे होते हैं हमने, तो इस गैप के बीच में एक स्पार्क तुम्हें आंखों से दिखेगा, वो स्पार्क, ठीक है, वो स्पार्क पैदा होता है, ठीक है, और क्रैकिंग साउंड आ रही होगी। आप जानते ही स्पार्क कैसा होता है और क्रैकिंग साउंड, तो इसको जब हमने पास रखा होता है तो इसके बीच में ये ऑसिलेट करते हैं, क्रैकिंग साउंड आती है और स्पार्क दिखता है आंखों से हमको, ठीक है, प्रैक्टिकली ये चीज होती है। तो अब यहां पे हो क्या रहा है, बेसिकली चार्जेस ऑसिलेट कर रहे हैं, तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स ऑसिलेट कर रहे हैं, चार्जेस ऑसिलेट कर रहे हैं, तो उसके कारण क्या है, नाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर जनरेटेड, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट होती हैं और प्रोपोगेट करने लगती हैं, ठीक है, ये हो गया। अब इसका ये इतना सेक्शन, इतना पार्ट जो हमने देखा, दिस इज कॉल्ड द ट्रांसमीटर पार्ट। ये ट्रांसमीटर पार्ट के रूप में यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि देखो इससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसमिट हो रही है। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एक्सेलरेटेड चार्जेस कारण होते हैं, ऑसिलेटिंग चार्जेस कारण होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रोडक्शन। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पैदा हो गई, तो हर्ट्ज ने क्या किया, अब हर्ट्ज को डिटेक्ट करना था इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को। कल जब हम लेक्चर में देखेंगे तो उसमें हम एग्जैक्टली पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्वरूप कैसा होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर। उसमें बेसिकली अभी तक तो आप जान ही गए होंगे, पढ़ा भी कहीं होगा कि दे आर नथिंग बट साइनसॉइडल टाइम वेरिंग, पोजीशन वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स व्हिच आर ऑसिलेटिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड आल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव। ये इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स हैं, ये दोनों, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड दे आर आल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव। लेकिन डिटेल में हम कल देखेंगे, वो टॉपिक कल आएगा, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पैदा हो गई which are nothing but oscillating electric and magnetic field vectors and they are traveling in a direction perpendicular to the direction of both vector A and vector B। तो डिटेक्शन के लिए क्या कर रहा था, उसने सिंपली एक वायर ले ली बेटा, ऑलमोस्ट क्लोज्ड वायर। सेम तरीके से क्लोज्ड वायर का मतलब, ऑलमोस्ट क्लोज्ड वायर मतलब कि ये जो एंड्स हैं इनके बीच में सेम वैसे ही 1 सेंटीमीटर 2 या 3 सेंटीमीटर का गैप यहां पे छोड़ दिया। ये एक थोड़ी टाइट वायर है, ठीक है, स्टाउट वायर है, और इसके बीच में यहां पे गैप छोड़ दिया, इतना ही जितना ही यहां पे छोड़ा हुआ है, ठीक है। अब देखो जरा, यहां पे ये ऐसे 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 ऑसिलेट कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज चार्जेस आर ऑसिलेटिंग, ठीक है, डायरेक्शन बदल रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो चार्जेस की भी डायरेक्शन बदल रही है इसी कारण से, एंड दे आर ऑसिलेटिंग। तो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड एग्जिस्ट कर रही है। ये मैंने आपको समझा दी बात। इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है ऑसिलेट हो रहा है, राइट। ये ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ही जब इन दो गैप्स के बीच में पहुंचती है तो इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस हाई पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर देती है, और यहां पे भी हमें एक स्पार्क देखने को मिलता है, ठीक है। तो विच क्लियरली इंडिकेट्स
कि हाँ कोई चीज ट्रैवल करके तो आ रही है, देन ओनली यहां पे स्पार्किंग हो रही है, ठीक है, एंड विच डिटेक्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो दिस इज बेसिकली द रिसीवर। अगर बात करें तो दिस इज द रिसीवर एंड, ये ट्रांसमीटर एंड है, ये रिसीवर एंड है, ठीक है। यहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट हो रही है, यहां पे डिटेक्ट की जा रही है। अब डिटेक्शन में भी अब ध्यान देना जरा कि इसका प्लेन कैसा रखा हुआ है। बेटा इसका प्लेन जो है, अब ध्यान से देना, खत्म होने वाला है ये, बट थोड़ा सा वाइंड अप करने से पहले इसको फटाफट से ध्यान देना लास्ट पॉइंट को, कि ये इसका प्लेन इज इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड है, ध्यान देना जरा, ठीक है। तो जब हम लोग इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड ही इसके प्लेन को रखते हैं और यहां पे थोड़ा सा गैप रखते हैं, तो यहां की इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, जा रही है, जा रही है, और यहां पे हाई पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होने के कारण यहां पे भी सेम स्पार्किंग देखने को मिलती है। लेकिन ध्यान देना जरा, अब मैं अगर इस कॉइल, इस लूप का प्लेन थोड़ा सा ऐसे से टिल्ट करता जाऊं बेटा, ठीक है, ऐसे थी ना पहले, अब इसको थोड़ा सा अगर ऐसे करते जाएं तो यहां ना स्पार्किंग की, प्रैक्टिकली अब बात कर रहा हूं, यहां पे स्पार्किंग जो है अब कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट बनेगा उसके दिशा में, ठीक है, इन दो गैप्स के बीच की दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट बनेगा। पहले तो देखो सारा का सारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो इस दिशा में था वो इसको मिल गया, लेकिन अब जब इसको टिल्ट करेंगे तो एक कंपोनेंट मिलेगा, ठीक है, तो उसके कारण कम पोटेंशियल डिफरेंस, उसके कारण कम स्पार्किंग वहां पे देखने को मिलेगी। और जब हम इसको कंप्लीटली ऐसे रोटेट करके 190 डिग्री से रोटेट कर देते हैं, ठीक है, ध्यान देना, 90 डिग्री से ऐसे रोटेट कर देते हैं, ठीक है, अब कॉइल ऐसे आ गई, तो यहां कोई स्पार्किंग देखने को नहीं मिलती, ठीक है, क्योंकि कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का 0 हो जाता है, ठीक है। तो इसी से पता चलता है कि 0 कब होगा, यानी कि अगर कोई चीज परपेंडिकुलर वेक्टर है तो उसका इस दिशा में कोई वेक्टर कंपोनेंट तो बन नहीं सकता, 0 होता है कंपोनेंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर केवल जो है यानी कि इसी दिशा में जा रहे हैं। जब ये प्रोड्यूस हुई है तो केवल इसी दिशा में, इसी डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रहे हैं। इसीलिए जब उसको 90 डिग्री से टर्न कर दिया, इसी सेम लूप को ऐसे करके, तो ये इसके बीच में कोई स्पार्किंग नहीं हो पा रही, एंड इट कैन नॉट डिटेक्ट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, राइट। यहां से कल हम बात करेंगे तो यहां से प्रूव भी हो जाता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर, ठीक है। वैसे तो क्योंकि आप ट्रांसवर्स की डेफिनेशन जानते हो, जॉर्ज जरा वेव्स में जो बोलता था कि द ट्रांसवर्स वेव्स वो होती हैं जिसमें पार्टिकल्स, मीडियम के पार्टिकल्स की जो डायरेक्शंस ऑफ ऑसिलेशन होती है, दैट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव। जैसे हमारी रस्सी में वेव बनती है, ठीक है, रस्सी को जब झटका देते हैं तो उसमें परपेंडिकुलरली रस्सी के पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। सेम तरीके से यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज ऑसिलेटिंग परपेंडिकुलरली टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द वेव, राइट। सो दिस वाज हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट, जिसने दुनिया में सबसे पहले प्रोडक्शन एंड डिटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को पता लगाया, ठीक है। और भी साइन, अच्छा मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं। इसने जो वेव्स, इस ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट में जो वेव्स पैदा हुई थी उनकी वैल्यू जो थी अप्रोक्सीमेटली, उसकी फ्रीक्वेंसी 5 × 10⁷ हर्ट्ज की थी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि हमारे पास ये L है, ये C है, और ये सिंपल एक कैपेसिटर और एक इंडक्टर का काम कर रहा है। LC सर्किट बन गया। हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस ऑफ LC सर्किट कितनी होती है बेटा, न्यू = 1/2π√LC। C की वैल्यू छोटी है, L की वैल्यू भी छोटी है, तो हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स कैन बी जनरेटेड। हमने C के कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस की वैल्यू कम रखी हुई है, और ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट में जो वैल्यूज पुट करके हमारे को वैल्यू मिलती है फ्रीक्वेंसी की, जो ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट में हर्ट्ज में जिन फ्रीक्वेंसीज की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पैदा की थी वो थी 5 × 10⁷ हर्ट्ज। हम C = न्यू लैम्डा से इसकी लैम्डा के बारे में भी बात कर सकते हैं, एंड जब उसको हम लोगों ने सॉल्व करना है तो वी गेट द वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 30 हो गया। तो ये 6 मीटर की वेव पैदा हो रही थी, 6 मीटर की वेव। लैम्डा मीटर, लैम्डा मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव क्रस्ट्स, तो 6 मीटर
समझ रहे हैं? दो क्रस्ट के बीच की दूरी, इस वेव में दो क्रस्ट के बीच की दूरी इज 6 मीटर्स। क्लियर हो गई बात अच्छी तरह से? तो ये पूरा हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट था। थोड़ा सा मैं तुम्हें वाइंड अप करने से पहले कुछ और लोगों ने भी काम किया है प्रोडक्शन के बारे में, वो भी बता देता हूं, बट बेसिकली इतना आपको जानना था। और मैं एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट बता रहा हूं कि जब भी हम कोई सोर्स इस्तेमाल करते हैं, हमें कोई ऑसिलेटिंग सर्किट यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना? ऑसिलेटर्स बोलते हैं हम उनको, तो और ऑसिलेटर यूज करना पड़ेगा टू जनरेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो जब भी हम किसी ऑसिलेटर को इस्तेमाल करते हैं तो उस ऑसिलेटर की जो फ्रीक्वेंसी होती है उतनी ही फ्रीक्वेंसी की ईएम वेव जनरेट होती है, ठीक है? ये पॉइंट अच्छी तरह ग्रास्प कर लेना था, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है? जो ऑसिलेटर्स किस रूप में होते हैं? ऑसिलेटिंग सर्किट्स के रूप में होते हैं। उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, जैसे हमारे एलसी की फ्रीक्वेंसी सर्किट की 1/2π√LC होती है, ठीक है? उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है ऑसिलेटर की, वही फ्रीक्वेंसी जो होती है ईएम वेव की होती है, जो प्रोड्यूस होती है ना ईएम वेव, उसकी फ्रीक्वेंसी वही होती है। क्लियर हो गया? हम ज्यादातर छोटी फ्रीक्वेंसीज की ईएम वेव्स जनरेट करते हैं क्योंकि हमारे पास रेस्ट्रिक्शन है। हम ज्यादा से ज्यादा 10⁻11 हर्ट्ज, ज्यादा से ज्यादा 10⁻11 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के ऑसिलेटर्स हमारे पास मौजूद हैं, सर्किट्स मौजूद हैं, ऐसे सर्किट्स मौजूद हैं जो 10⁻11 हर्ट्ज तक जिनकी फ्रीक्वेंसी हो सकती है ऑसिलेशंस की, ठीक है? तो इसलिए उससे ज्यादा की वेव्स हम लोग लैब्स में या प्रैक्टिकली जनरेट करने में कामयाब नहीं हो पाते हैं, ठीक है? उसके लिए फिर डिफरेंट सिनेरियो आता है। क्लियर हो गई बात अच्छी तरह से? इतना था एवरीथिंग अबाउट। अब जब ये एक्सपेरिमेंट हुआ, हर्ट्ज ने 1887 में किया, 1885 में बेटा हमारे ही देश के जेसी बोस ने भी वेव्स जनरेट करी थी। और जेसी वेव्स ने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट करी थी वो थी 2.5 to 6 मिलीमीटर बेटा, ठीक है? मिलीमीटर। तो यहां पे वेवलेंथ ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, तो यहां पे वेवलेंथ कम है तो फ्रीक्वेंसी थोड़ी ज्यादा। उसमें और थोड़ी ज्यादा जेसी बोस ने 2 साल पहले ही, ठीक है, जगदीश चंद्र बोस इंडियन फिजिसिस्ट थे, ठीक है, तो उन्होंने इतनी वेवलेंथ की वेव जनरेट करी थी एंड विच कुड प्रोपगेट, जो 20 मीटर तक प्रोपगेट कर सकती थी, 20 मीटर दूर तक जा सकती थी, ठीक है, राइट। और मार्कोनी, 4 नाम तो आपने अच्छी तरह से समझ ही लिया मेजर कंट्रीब्यूटर्स में। हर्ट्ज हो गया, मैक्सवेल हो गया, जेसी बोस हो गया, मार्कोनी तो आपने नाम सुना ही होगा। तो मार्कोनी ने जो वेव्स जनरेट करी थी वो इंग्लिश चैनल को, ये सब 1896, 5 या 1901 की घटनाएं हैं, तो वो इंग्लिश चैनल पार दूर जा सकती थी, ऐसी वेव्स उसने प्रोड्यूस करी थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो दिस वाज बेसिकली टू जस्ट गिव यू सम हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन, राइट? सो टुडे आज का टॉपिक इतना ही है, कल हम फिर मिलेंगे एंड विल टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स। पहले तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती क्या, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और मैथमेटिकल पार्ट शुरू हो जाएगा कल, ठीक है? कुछ बड़े सेट ऑफ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आप पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच बेटा।